वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, जिसे हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के बारे में कहा है। अभिप्रेरणा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति के अंतर्मन से उस कार्य के प्रति उसको करने की जो इच्छा है, सकारात्मकता है, वो जब तक उसके अंदर नहीं होगी तब तक वो उस कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैकडूगल ने ये कहा है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो भी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं वो प्रेरित करती हैं, तभी वो उस कार्य में सफलता को प्राप्त कर पाता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन जो है वो दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और निगेटिव मोटिवेशन। सकारात्मक प्रेरणा जो है वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुख, संतोष, प्रसन्नता, इसे हम आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। किसी भी कार्य को करने से एक व्यक्ति को जब सुख की प्राप्ति होती है, संतोष का अनुभव होता है और खुशी होती है, तो ऐसे कार्यों को व्यक्ति अपने जीवन में बार बार दोहराना चाहता है। इसे ही हम सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। और वहीं पे अगर हम नकारात्मक प्रेरणा की बात करें तो प्रतिद्वंद्विता, दंड, जिन्हें हम बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। किसी भी कार्य को करने पे जब व्यक्ति को दंड की प्राप्ति होती है या उसे दुखद अनुभव होते हैं, तो ऐसे कार्यों को व्यक्ति अपने जीवन में दोबारा इनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता है। इसे ही नकारात्मक प्रेरणा कहा जाता है। गैरिट ने भी अभिप्रेरणा के निम्न प्रकार बताए हैं: बायोलॉजिकल मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन एंड सोशल मोटिवेशन। जैविक प्रेरणा जो है एक व्यक्ति के लिए, इन जैविक प्रेरणा में जो तीन ये इसके आयाम बताए गए हैं, भूख, प्यास और निद्रा, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये उसकी जो आंतरिक आवश्यकता है इनको पूर्ण करती है। वहीं मनोवैज्ञानिक प्रेरणा जो है वो लर्निंग है, कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने वातावरण से और परिस्थितियों से समायोजित होते हुए आगे बढ़ना है, तो उसे हर चीज़ को सीखना पड़ता है। वहीं सोशल जो मोटिवेशन है, सामाजिक प्रेरणा, यानी कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सामाजिक संबंधों को स्थापित करना पड़ता है और सामुदायिकता, जो समुदाय है उस समुदाय में रहकर ही उसे जो भी कार्य हैं वो करने होते हैं, तो उसे समाज का एक आदर्श नागरिक बनना जो है उसके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। थॉमस ने भी प्रेरणा का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया है। उन्होंने कहा कि जो प्रेरणा है वो सुरक्षा है, प्रतिक्रिया है, किसी भी कार्य के प्रति प्रतिष्ठा है। एक व्यक्ति जब भी किसी कार्य को करता है और उसे एक पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तो उसे खुशी की अनुभूति होती है। वहीं प्रेरणा नवीन अनुभव है, यानी व्यक्ति जब भी किसी नई चीज़ को सीखता है तो उससे उसे जब भी जो अनुभूति होती है, अगर वो सुखद है, तो व्यक्ति इस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल मोटिवेशंस भी हैं जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइफ गोल्स की, एटीट्यूड, सोशल मोटिव्स, इंटरेस्ट, गोल, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड सेल्फ असेशन, तो ये भी जो है वो इंडिविजुअल मोटिवेशंस होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अधिगम में प्रेरणा का महत्व और उसकी भूमिका, जो लर्निंग है उसमें मोटिवेशन का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन जो लर्निंग की प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो सकती। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा जब तक नहीं होगी, व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो शिक्षा की प्रक्रिया का सुचारू रूप से चलना, जिसमें अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम के नियमों में भी प्रेरणा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहार नियंत्रण के लिए प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। मानसिक विकास में प्रेरणा के द्वारा सहायता मिलती है। चरित्र निर्माण में भी जो प्रेरणा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्य की प्राप्ति में अभिप्रेरणा सहायक होती है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी अभिप्रेरणा जो होती है वो बच्चों के लिए आदर्श होती है। शिक्षण विधियों में भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासन में भी प्रेरणा जो होती है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और ध्यान केंद्रित करने में भी प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा प्रदान करने की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे रुचियों का अध्ययन, स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना, लक्ष्य की स्पष्टता, प्रोत्साहन, प्रशंसा, सामूहिक कार्य, पुरस्कार की व्यवस्था, कि अगर किसी भी बालक ने कुछ काम किया है और वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है तो उससे पुरस्कार ज़रूर दिया जाए। दंड की व्यवस्था, यदि किसी बालक ने कक्षा को भंग किया है या कक्षा में कोई भी अनुचित कार्य किया है तो उसे दंड देके हम पूरी कक्षा को एक शिक्षा दे सकते हैं कि कोई भी दोबारा ऐसा कार्य ना करे।
आत्म प्रकाशन के अवसर, कक्षा का वातावरण और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर।